बारे में कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि बात देर तक चलती है। पर इसके बारे में ये भी आपको जानना चाहिए कि हम कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हिंदुस्तान में, मैंने बड़ी मैच्योरिटी के साथ इसको डील कर रहे हैं, पर हम दृढ़ हैं। हम कोई एरिया को अपने कंसीड नहीं करेंगे, हमारी फौज नहीं करेगी, हमारी लीडरशिप नहीं करेगी, पर इसके साथ साथ हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते, ये हमारा संदेश है। सुरेश गोयल सर, जिस बात का जिक्र भी सर कर रहे हैं कि हमें बहुत जल्दबाजी में या उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इससे पहले 10 से 12 राउंड की हमने जो बातचीत करने की कोशिश की, चीन की चालाकियों को हमने देखा है। क्या ये जो मौका है, आज की मीटिंग का मौका, इसको हम ऐसे माने कि जो भारत की कूटनीति रही है, भारत की रणनीति रही है, उसका दबाव था, लेकिन बहुत जल्दी अभी चीन को यहाँ पर समझना शायद ठीक ना हो? ये आपने जो आखिर में कहा कि चीन को बहुत ज्यादा समझना अभी ठीक ना हो, ये आपने सही कहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें ये जो बॉर्डर स्कर्मिशेस है कि जो इंट्रूशंस होते रहे हैं, ये 1996 के बाद 10 साल तक कम से कम कोई घटना नहीं हुई, और 10-15 साल के बाद में घटनाओं का दौर धीरे धीरे चला जा रहा है, और पिछले 4 और 5 साल में ये घटनाएं पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके साथ ही काफी लोगों का मत ये भी है और हो भी रहा है कि चीन की जो टैक्टिक है इंट्रूशंस के साथ में, ये एक तरह जो बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग है या निबलिंग टेरिटरी है, कि आप 4 किलोमीटर अंदर आ गए, 2 किलोमीटर पीछे हटे, लेकिन 2 किलोमीटर आपके पास फिर भी रहा, जैसे कि डोकलाम में रहा कि पीछे हटे लेकिन पूरा पीछे नहीं हटे। तो जैसे कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी ये है कि स्टेटस को एंटे हो, जो सिचुएशन अप्रैल में थी वही रहे हमारे लिए। वो सिचुएशन स्ट्रेटेजिकली भी जरूरी है कि हमारा जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक तरह से प्रिंसिपल के तौर पर भी जरूरी है कि जो हम एग्री कर चुके हैं कि यहाँ तक हम गश्त लगाएंगे, वो भी बहुत जरूरी है। और चीन जो है इन बातों को धीरे धीरे करके जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं। हाँ। तो मुझे उम्मीद ये है कि हम इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि इस बात की जो बातचीत का दौर है, ये आसान नहीं होगा। चीन को समझाना बहुत मुश्किल होगा, लंबा चलेगा, लेकिन हमें जो हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो बिल्कुल अप्रैल वाली पोजीशन में वापस जाए, उसको अपने सामने रखना होगा और इससे पीछे नहीं हटना होगा। ये चाहे 4-5 से 2 की बातें चले या 5 के। सुरेश गोयल जी, मेरा एक सवाल है, फॉलो अप क्वेश्चन है। मेरा सवाल ये है कि चाइना इस वक्त हांगकांग, ताइवान, इंडिया, इसके अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, सब जगह साउथ चाइना सी, हर जगह टेंशन क्रिएट कर रहा है। और दूसरी तरफ एक टर्म मैं बार बार पढ़ रही हूं, जब जब चाइना की डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ रही हूं, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप संक्षेप में बता पाएं। देखिए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं जितना ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट चाइना के खिलाफ बढ़ रहा है, वो उतना ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। जी, मैं इसमें 2 बातें कहूंगा, बहुत छोटी सी बातें हैं कि चीन के ऊपर अभी काफी दबाव बना हुआ है। इंटरनली आंतरिक तौर पर भी उनके पार्टी में जो है शी जिनपिंग के खिलाफ बातें बोली जा रही है, तो वहां से भी दबाव है, और बाहर से तो आप देख ही रही कि दबाव काफी है, यूएसए का भी है, यूरोप से भी आ रहा है, बाकी लोगों पे आ रहा है देशों का, कि कोविड-19 के चलते हुए आप उसका एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जो ऑब्जेक्टिव को, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें जो वुल्फ वॉरियर है, जो डिप्लोमेट्स, इससे पहले एक सिविलाइज्ड तौर पर बात हुआ करती थी, जो डिप्लोमेटिक मर्यादा है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता था। लेकिन अब जो चीन के जो इंडिविजुअल डिप्लोमेट्स हैं, वो बड़े एग्रेसिव तौर पर बातचीत करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया को गालियां निकाली गई इनके सिस्टम को, यूएसए के बारे में काफी गलत शब्द बोला जा रहा है। तो जो बड़ा एग्रेसिव तौर पर सिंगल इंडिविजुअल डिप्लोमेट्स हैं कि वो चीन का एक पक्ष रखे सामने, और बड़े तौर पर, बड़े अटैकिंग तौर पर, तो ये जो इंडिविजुअल लोग हैं इनको बोल रहे हैं वुल्फ वॉरियर्स, तो अलग अलग तौर पर इनका पक्ष आगे बढ़ाने की लगातार कर रहे हैं। हमें इन वुल्फ वॉरियर्स की चिंता नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल है। जहां तक हो सकता है हम अपने पक्ष पर मजबूती से जमे रहें, और ये देखिए कि वो, देखिए ऐसा है कि अगर गालियां निकालेंगे तो गालियों से कोई फर्क वाला नहीं है। जो क्रिटिसिज्म करेंगे, हमें अपनी मर्यादा में रहना है, और वो जो कर रहे हैं करें, लेकिन हम अपने पक्ष पर मजबूत रहें। कृष्ण मोहन,
मैं आपसे समझना चाह रही थी एक चीज इसी दौरान, क्योंकि आप लगातार कवर करते रहे हैं, आपने हर एक चीज को बहुत बारीकी से दर्शकों तक पहुंचाया भी है, क्योंकि अगर फिंगर एरिया की हम बात करें वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस बैठक में लेकर, क्योंकि चीन के साथ तो विवाद ही जगह पर कब्जा करने को लेकर है ना। इसको भी जरा सरल भाषा में समझाइए ताकि आगे इस पर भी हम गेस्ट से और चीजों को समझ पाए। थोड़ा सा पहले से समझाता हूँ, वो दिलचस्प भी होगा और सारी चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगी। भारत जब आज़ाद हुआ उसके पहले से ही चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा था। क्विंग साम्राज्य होता था चीन में और भारत में ब्रिटिश इंडिया था। 1856 में एक जॉनसन लाइन खींची गई, उसके बाद यंग हस्बैंड का एक एक्सपीडिशन हुआ जिसमें वो ल्हासा तक गए, बहुत सारी दूसरी बातें हुई। 1911 का शिमला एग्रीमेंट हुआ जिसमें तिब्बत, जो कि जिस इलाके से भारत की सीमाएं मिलती हैं वो उस समय तिब्बत था, जिस पर चीन ने ज़बरदस्ती अधिकार किया। लेकिन तब तक जॉनसन लाइन को चीन मानता रहा, यहाँ तक कि 1911-12 से लेकर 1927 तक उसके जो सरकारी नक्शे निकले वो भी जॉनसन लाइन को मानते थे। लेकिन उसके बाद चीन ने अपने रुख में परिवर्तन करना शुरू किया। अक्साई चीन इलाका, यानी जिसके बाहरी हिस्से में गलवान घाटी है, जिसके दक्षिणी हिस्से में पेंगोंग झील का इलाका, ये सारा जो अक्साई चीन का इलाका है 1956 तक चीन उसको उसी तरह मानता था नक्शे में जिस तरह से जॉनसन लाइन होती थी। हालांकि 50 के दशक में चूंकि भारतीय सेना की वहाँ पर उपस्थिति नहीं थी, चीन ने उस पर कब्जा करके सड़क बनानी शुरू कर दी। सड़क इसलिए बनानी शुरू कर, अक्साई चीन का चीन के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल है कि तिब्बत से जिनजियांग प्रांत तक जाने का सबसे अच्छा रास्ता, सबसे अच्छी सड़कें यहाँ से चीन बना सकता था और चीन ने बना दी। 1960 में धीरे धीरे चीन ने आगे बढ़ना शुरू किया, अपनी और क्लेम लाइन करनी शुरू की। 1959 का एक इंसिडेंट हुआ जब हॉट स्प्रिंग में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला किए गए, गोंका का इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद 1962 में एक फुल फ्लेजेड वॉर हुआ। 1962 की जो लड़ाई थी उसमें एक परमवीर चक्र एग्जैक्टली इसी जगह पर लड़ाई के लिए 18 गोरखा राइफल्स के मेजर धन सिंह थापा को मिला था, जिसे आज हम फिंगर एरिया कहते हैं। सिरजाप को ज़्यादा उस इलाके को कहते थे। फिंगर एरिया इसलिए कहने लगे क्योंकि वहाँ पर 8 पहाड़ियाँ हैं जो पेंगोंग झील तक आती हैं। सिरजाप से लेकर अगर आप गिने तो फिंगर 8, फिंगर 7, फिंगर 6, फिंगर 5, फिंगर 1 तक होता है। लगभग 25 किलोमीटर का ये इलाका होगा। भारतीय क्लेम लाइन जो है, भारत दावा करता है फिंगर 8 तक का, यानी सिरजाप की जो जेटी है वहाँ पर झील के किनारे चीन ने अपनी नावों के लिए एक जेटी बना रखी है, उससे फिंगर 8 तक। लेकिन चीन अपना दावा करता है फिंगर 2 तक, यानी बहुत आगे तक। 1999 में जब भारत कारगिल के संघर्ष में उलझा हुआ था तब चीन ने फिंगर 5 तक सड़क बना ली थी। भारतीय सैनिक हालांकि फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे। भारत की सड़क पहले फिंगर 2 तक थी, फिंगर 3 तक अब हो गई है, और फिंगर 4 इस समय विवाद का मसला है। भारतीय सैनिक थ्योरेटिकली काफ़ी देर तक फिंगर 8 तक गश्त के लिए जाते थे। हालांकि जब वो जाते थे तो फेस ऑफ होता था, जो फेस ऑफ की खबरें अक्सर साल में 1-2 बार सुनने को मिलती थी। लेकिन ये पहली बार है कि अब चीन फिंगर 4 से भी आगे बढ़ना चाहता है। हाँ। और भारत हर हालत में फिंगर 4 को किसी भी स्थिति में उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसलिए फिंगर एरिया ही की कोशिश हो कृष्ण मोहन, फिर चाहे एलएसी पर अपने कमांडर्स की तैनाती हो, सैनिकों की तैनाती हो, इसी को लेकर भारत कड़ा एतराज जताता रहा है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका जिक्र हम कर रहे थे। इसी से ब्रेक के बाद हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे। अदिति गेस्ट से जानेंगे कि आखिर अब और आगे की रणनीति इन पर क्या हो सकती है। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, हम